हमारे पास है AC वोल्टेज एंड करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओनली रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये हमने AC अप्लाई कर दी ऐसे, और ये रेजिस्टेंस है R, तो ये E की वैल्यू हमने रख दी E नोट साइन ओमेगा टी। लेट E is equal to E नोट साइन ओमेगा टी बी द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस R। इस R रेजिस्टेंस से अप्लाई कर दिया हमने। देन इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो जाएगा भाई, I इज इक्वल टू E बाई आर। EMF को रेजिस्टेंस से भाग दे दो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो जब I इज इक्वल टू E बाई आर करेंगे तो E की वैल्यू रखेंगे अब हम। तो E की वैल्यू हमारे पास E नोट साइन ओमेगा टी बाई आर। अब ये है पीक EMF और ये है रेजिस्टेंस। तो पीक EMF को रेजिस्टेंस से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास पीक करंट आता है। तो इसका मतलब I की वैल्यू हमारे पास होगी I E नोट बटे R इंटू साइन ओमेगा टी। अब ये पीक EMF बाई रेजिस्टेंस, ये बन जाएगा हमारे पास पीक करंट। तो ये हो गया I नोट साइन ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन आई हमारी I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2, और ये फर्स्ट थी। फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं कि दोनों का जो फेस है वोल्टेज का यानी कि EMF का और करंट का, दोनों का फेस सेम है, ओमेगा टी है। सिर्फ स्ट्रेंथ के अंदर फ़र्क पड़ेगा, यानी कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी भी सेम है और दोनों का फेस भी सेम है, मतलब उनकी दोनों की जो पीक वैल्यू एक ही टाइम पर आएगी। जैसे ये तो ले लिया हमने EMF, तो EMF ऐसे, EMF की साइकिल ये है, तो करंट की साइकिल भी ऐसे ही होगी, मतलब इसके साथ साथ ही चलेगा। करंट भी इसी के बराबर, एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब इसकी मैक्सिमम है तो इसकी भी मैक्सिमम है, इसकी मिनिमम है तो इसकी मिनिमम है, इस प्रकार। मतलब दोनों सेम फेज में चलेंगे, उनके अंदर फेज डिफरेंस नहीं होगा। कंबाइंड साइकिल करके दिखाते हैं, तो ये ले लेते हैं EMF की साइकिल को थोड़ा सा बढ़ा ले लेते हैं ऐसे। भाई EMF का एम्पलीट्यूड हमने ज़्यादा ले लिया, करंट का ये हो जाएगा। तो ये जो साइकिल बनाई थी पहले वाली, ये I की थी, E की, EMF की, और ये जो साइकिल आप बढ़ा रहे हैं ये है करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की। तो दोनों की साइकिल, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, दोनों सेम फेज में होंगी। मतलब जब EMF मैक्सिमम हो जाएगी, ये E नोट है, तो यहाँ पर ये इसमें दिखा देंगे ये I नोट है। तो जब करंट मैक्सिमम होगा वहीं पे EMF मैक्सिमम होगी, करंट मिनिमम होगा वहीं पे EMF मिनिमम होगी, यानी कि दोनों सेम फेज में ट्रैवल करेंगे। और इसलिए हम अगर ये दिखाएं कि अगर करंट हमारा एक्स एक्सिस की तरफ फॉलो कर रहा है तो EMF भी किधर ही होगी, एक्स एक्सिस की तरफ ही होगी। किसमें? रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेज जो है दोनों सेम फेज में होते हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस होता है 0। बस में एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, कम ही होगा करंट का एम्पलीट्यूड, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है तो EMF की बराबर मैक्सिमम आ जाएगा। अदरवाइज सीधी सी बात है कि हम E को R से भाग दे रहे हैं, तो E नोट को R नोट से डिवाइड कर रहे हैं, तो करंट का एम्पलीट्यूड जो होता है वो EMF के एम्पलीट्यूड से ज़्यादातर कम होता है या बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन साइकिल दोनों की सेम टाइप की बनेगी।
अब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट डिस्कस करते हैं। वही इसमें हमने मान लिया कि ये सोलेनोइड है या इंडक्टर है, और जिसका हमने इंडक्टेंस पढ़ा था पिछले पार्ट में, सेल्फ इंडक्टेंस L। तो ये हमने इसके ऊपर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड कर दी E नोट साइन ओमेगा t टू द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। L इज द इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड, इंडक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर सोलेनोइड, बात बराबर है, उसका L है कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन। अब जब हमने EMF अप्लाई की है तो हमें पता है कि जब इंडक्टर में एक्सटर्नल करंट जब फ्लो करता है तो ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन उसमें एक इंड्यूस्ड EMF पैदा होती है, और इसका मतलब उसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, और वो अपोज करता है अप्लाइड EMF का अकॉर्डिंग टू प्लेंज लॉ। तो इसका मतलब उसमें करंट को मेंटेन करने के लिए, इंडक्टर में अगर हमने करंट मेंटेन करना है तो जो अप्लाइड EMF है वो कम से कम इंड्यूस्ड EMF के अपोजिट में होनी चाहिए। यानी कि जो अप्लाइड EMF है E टू मेंटेन द करंट इन द इंडक्टर, E शुड बी अपोजिट टू E, यानी कि इसके इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, माइनस, और ये होता है अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन जो है फैराडे लॉ, E इज इक्वल टू L di बाई dt। ये क्लियर है, E इज इक्वल टू L di बाई dt, बोलो है कि नहीं। हाँ, तो ये इसके अपोजिट EMF होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू L di बाई dt। ये रिलेशन यूज़ करें करंट और वोल्टेज का। अब हमने करंट डिटरमाइन करना है तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा रिवर्ट कर लेंगे, L di बाई dt इज इक्वल टू E। अब इसकी वैल्यू रखो तो di बाई dt हमारे पास हो जाएगा E बाई L, और E की वैल्यू क्या है, E हमने कैसे लिया है, E नोट साइन ओमेगा t, और सारे के बटे L हो जाएगा, और di, इसलिए di कितना हो जाएगा, ये तो di बाई dt, तब dt उधर चला जाएगा, di इज इक्वल टू E नोट बाई L साइन ओमेगा t dt। हमने निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट, देयरफॉर इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे भाई हम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ E नोट बाई L और साइन ओमेगा t dt। इसका मतलब I इज इक्वल टू E नोट बाई L जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कोस, हाँ माइनस कोस ओमेगा t बाई ओमेगा, क्योंकि t के मल्टीप्लाई में ओमेगा है। पहले करते हैं साइन का फिर उसके एंगल का, तो इसलिए साइन का हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा t, और ओमेगा t का हो जाता है ओमेगा, यानी कि बाई ओमेगा आ जाएगा, और ये बन गया इंटीग्रेशन। अब हम ओमेगा को बाहर निकालते हैं, I इज इक्वल टू E नोट बाई ओमेगा L, और हमारे पास हो गया माइनस कोस ओमेगा t। अब फेज डिफरेंस चेक करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि EMF का जो फेज था, जो t रेशियो था वो साइन था, और फेज था ओमेगा t, ये इसका फेज है इनिशियल फेज, और t रेशियो है साइन, तो इस कोस का हमने साइन कन्वर्ट करना है और ओमेगा t को प्लस का रखना है। अब कोस को साइन में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हम कोस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बताओ।
क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? तो इसमें यूज होगा नहीं, कोस को साइन बनाने का। कोस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, और अगर साइन का कोस बनाए तो साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है? कोस थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है? कोस थीटा। साइन जो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का ही होता है। अब हमने कोस का साइन बनाना है, ठीक है, साइन की टर्म में। तो इसका मतलब हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा। तो अगर हम लिख देते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो उसमें ये माइनस का साइन जो है ना, ये दिक्कत करेगा, क्योंकि साइन के आगे अगर माइनस साइन लग रहा होता है, जैसे माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा भी लिखते हैं, मतलब, तो इसलिए इस माइनस साइन को एलिमिनेट करने के लिए हमें ये माइनस फिर अंदर लेके जानी पड़ेगी। और अगर हम प्लस वाला यूज़ कर लेते हैं तो दोनों 90 भी और थीटा भी दोनों माइनस के हो जाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं, कोस को साइन में बदलने के ये दो तरीके हैं, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा। तो अगर 90 प्लस थीटा यूज़ कर लिया तो ये माइनस वाला साइन जब अंदर जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस डिस्टर्ब करेगा इस पूरे एंगल को। तो इसलिए हम साइन 90 प्लस थीटा यूज़ करने की बजाय यूज़ करेंगे साइन 90 माइनस थीटा। उसमें थीटा प्लस का भी हो जाएगा और साइन भी हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो आया हमारे पास आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू ई नोट बाई ओमेगा एल, और ये माइनस साइन आगे लगा के हम कोस को किस में कन्वर्ट करते हैं? साइन में। साइन यहाँ लिख देंगे 90 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस ओमेगा टी, π/2 माइनस ओमेगा टी। इतना क्लियर है? हाँ भाई। अब इसमें दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे हम माइनस साइन को एलिमिनेट करने के लिए, कि माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो माइनस जो है वो एंगल पे चला जाएगा पीछे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, और फिर इसमें ये एंगल हो गया, और एंगल पे लग गया π/2 माइनस ओमेगा टी, ये था एंगल, और ये माइनस साइन जो है वो एंगल के आगे चला जाएगा। तो अब ये इसको जब हम माइनस साइन को अंदर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई नोट बाई ओमेगा एल, और साइन ओमेगा टी अब प्लस का हो जाएगा और π/2 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब बात है ई नोट बाई ओमेगा एल। ये है मैक्सिमम ईएमएफ और ये है ओमेगा एल। जब हम ओमेगा और एल यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जब डायमेंशन देखेंगे तो वो डायमेंशन रेजिस्टेंस के बराबर आता है। ओमेगा और एल का को मल्टीप्लाई यानी कि ओमेगा एल का जब डायमेंशन देखा जाता है तो वो डायमेंशन रेजिस्टेंस के डायमेंशन से मैच करता है। इसका मतलब जो ओमेगा एल है वो एक रेजिस्टेंस है और इसको हम एक्सएल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्सएल ई नोट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस π/2, वेयर एक्सएल इज इक्वल टू, एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा, ये चल रहा था हमारे पास आई, वेयर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और इसको कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये बन गया इंडक्टर का रेजिस्टेंस, बन गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब सीधी सी बात है कि मैक्सिमम ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, मैक्सिमम करंट। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास I इज इक्वल टू
ई नोट बाई एक्सएल आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी हमारे पास आई नोट मैक्सिमम ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल टू हो गया आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब इस इक्वेशन से ये जो भी बनी है इस इक्वेशन से, और जो फर्स्ट इक्वेशन ली थी हमने E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इन दोनों से हम देखते हैं कि भाई जो वोल्टेज का जो फेस है वो ओमेगा टी है और करंट का जो फेस है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। यानी कि वोल्टेज या ईएमएफ जो है वो करंट से पाई बाई टू आगे है। हमने ईएमएफ के फेस में से पाई बाई टू सब्ट्रैक्ट रखा है, घटा रखा है, तो इसका मतलब वोल्टेज पीछे है और करंट जो है वो वोल्टेज आगे है और करंट जो है वो पीछे है। यानी कि इस इक्वेशन ये कहती है कि तो करंट लैग्स बाई पाई बाई टू, लैग्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। करंट पाई बाई टू से पीछे चलता है वोल्टेज से। कहने का मतलब पाई बाई टू, और हमने साइकिल बताई थी कि पाई बाई टू पे फेस डिफरेंस पाथ डिफरेंस। अगर मान लिया ये ईएमएफ की साइकिल है, एक साइकिल को हमने 4 एंगल में डिवाइड किया है, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू और 2 पाई, तो और पाथ डिफरेंस में। इसका मतलब जब हमारी ईएमएफ जो है इतनी हो जाएगी, यहाँ पे पाई बाई टू का एंगल कवर हो जाता है, तब करंट शुरू होगा। समझ में आया? करंट पीछे है तो ईएमएफ आगे है। इसका मतलब जो ईएमएफ है जब यहाँ पहुँच जाएगी तब करंट की स्टार्टिंग होनी है, और सीधी सी बात है एम्पलीट्यूड वोल्टेज से कम होता है तब करंट की साइकिल ऐसे शुरू हो जाएगा कि जब ये मैक्सिमम ये मिनिमम, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, इस प्रकार, और ये मिनिमम तब ये मैक्सिमम, इस टाइप की साइकिल शुरू हो जाएगी। ऐसे ये लगभग ये साइकिल शुरू। तो ये जो पहले वाली साइकिल थी इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए थोड़ा डॉटेड में दिखा देते हैं ताकि तुम बाइफरगेट कर सको, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई ये साइकिल करंट की है और ये साइकिल जो है वो वोल्टेज की है। यानी कि इंडक्टर के अंदर ईएमएफ आगे चलती है, करंट पीछे चलता है। एक सेम साइकिल में अगर इनको ड्रा करके देखते हैं तो सेम साइकिल में ये हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज आगे होती है तो इसलिए करंट को ऐसे चला दो, पहले करंट को चलाओ और वोल्टेज को यहाँ से चलाओ, ऐसे ये हो जाएगा। ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, फिर ये मैक्सिमम, ऐसे, और फिर ये ऐसे करके ऐसे। ये जो साइकिल है ये डॉटेड कैप डार्क वाली, ये ई की है और ये आई की है। हाँ भाई, आया समझ में? ओके। अगर देखें ग्राफ पे तो ग्राफ में ऐसे होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, प्लस की, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। तो अगर हमारा करंट जो है वो इधर चल रहा है एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ईएमएफ जो है यानी कि इंडक्टर की ईएमएफ ईएल वो चलेगी किधर? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि पाई बाई टू आगे, तो ये पाई बाई टू आगे हो जाएगा। करंट एक्स एक्सिस की तरफ है तो ईएमएफ पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, और अगर करंट नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो ईएमएफ एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, यानी कि 90 आगे। पाई बाई टू का आगे बढ़ा दो, पाई बाई टू बढ़ा दो, उसमें जोड़ दो, घटाना नहीं है, जोड़ना है। इस साइकिल का रिवर्स भी हो सकता है। यहाँ पे अगर करंट को नीचे दिखाया जाता है, ऐसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द एलिमेंट एक्स, द ईएमएफ करंट साइकिल इन ए सर्किट इज़ गिवन एज, उसमें आई और ई दिखा दिया जाएगा। तो व्हाट इज़ द एलिमेंट एक्स इन द सर्किट, एलिमेंट जो एक्स है वो क्या है सर्किट में, तो सर्किट का एलिमेंट जो है फिर हमने ये देखना कि करंट आगे है या ईएमएफ आगे। अगर ईएमएफ आगे चल रही है तो एलिमेंट होगा इंडक्टर,
ईएमएफ अगर बराबर चल रही है तो एलिमेंट होगा रजिस्टर, और तीसरा हम करेंगे कैपेसिटर। अगर ईएमएफ पीछे है करंट से तो ये एलिमेंट होगा कैपेसिटर। तो अगर हम ईएमएफ को आगे चला रहे हैं, यहाँ से अगर ईएमएफ ले रहे हैं, ये ईएमएफ की है, ई की साइकिल है ये, तो करंट की π/2 पीछे, यानी कि यहाँ से चलेगी, ये फिर ऐसे चलेगी। अब ये जो साइकिल है, ये जो डॉटेड कर दिया हमने, ये डार्क कर दिया, ये करंट की साइकिल है, क्योंकि ईएमएफ आगे है तो दोनों रूप हो सकते हैं। बाकी सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस कि कैसे क्या होता है। अच्छा, अब हमने एक यहाँ पे एक टर्म निकाली है एक्सएल, यानी कि ओमेगा एल, जिसको कहा हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये रही जो टर्म एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसको अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें एसी साइकिल की में तो 2 पाई न्यू एन, यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। मतलब डीसी के लिए अगर हम डीसी यूज़ करते हैं, न्यू डीसी यूज़ करते हैं, तो एक्सएल डीसी जो होता है वो होता है 0, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। न्यू डीसी 0 हो जाएगा, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, तो एक्सएल उसके लिए 0 हो जाएगा। और एसी में फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सर्किट की होगी करंट की, वोल्टेज की, उतना ही ज़्यादा जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो होगा। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेगा। लेट E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। ये हमने ईएमएफ ले ली AC, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। ये जोड़ दिया हमने कैपेसिटर से, जिसकी कैपेसिटी है C। तो हमने बताना है कि इसमें करंट से इसका रिलेशन दिखाना है। तो हमने पढ़ा था फार्मूला कैपेसिटी का कि C इज इक्वल टू Q बाई V। इसका मतलब Q इज इक्वल टू CV। देयरफॉर I इज इक्वल टू dQ बाई dt। इसका मतलब यहीं से इसी को हम इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा CV है तो C, और ये EMF जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो C E नोट साइन ओमेगा टी। ये हो गया इंस्टेंटेनियस चार्ज, किसी भी टाइम पे चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट। तो करंट फ्लोइंग इन द कैपेसिटर एज I इज इक्वल टू dQ बाई dt होता है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा d बाई dt ऑफ ए C E नोट साइन ओमेगा टी। अब C E नोट जो है इम्प्लाइज I इज इक्वल टू C E नोट को तो कॉमन निकाल लो, और d बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अच्छा, साइन का जिसके आगे को लगता है वहाँ होता है माइनस, साइन का होता है कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। एंगल में ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई है तो इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारे पास आई की वैल्यू होगी है आई इज इक्वल टू सी ई नोट ओमेगा सी ई नोट कोस ओमेगा टी। तो मैंने कहा था कि भाई हमें पहले तो
टी रेशो को साइन में बदलना है और ओमेगा टी को पॉजिटिव का रखना है। अब ये बन गया कोस ओमेगा टी। अब कोस का साइन बनाने के भाई दो तरीके हैं, या तो साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा करते हैं, साइन अगर हमने 90 माइनस थीटा कर लिया तो ये ओमेगा टी समझो माइनस का हो गया, तो इसलिए हमने साइन 90 प्लस थीटा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा टी भी प्लस का रखना है। कोस का साइन बन जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू हो गया हमारे पास ओमेगा सी ई नोट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा सी ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2। अब हम इसको आई नोट से मैच करेंगे, तो उसके लिए हम अगर ऐसे कर लें इसको, हम ये ओमेगा सी इसके मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको 1 अपॉन ओमेगा सी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ओमेगा सी रिवर्स होके ऊपर ही जाना है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया ई नोट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब जो 1 अपॉन ओमेगा सी है, इसका जब हम डायमेंशन देखेंगे तो वो रेजिस्टेंस के ही बराबर आता है। ओमेगा सी करो और फिर उसके डायमेंशन को रिवर्स करो, मतलब या 1 अपॉन ओमेगा सी का डायमेंशन निकालो तो वो आएगा रेसिप्रोकल, इसका जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन बन जाएगा, इसका डायमेंशन। तो इसका मतलब इसको हमने रेजिस्टेंस मान लिया कैपेसिटर का, यानी कि इसको मान लिया हमने XC साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वेयर XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसको कहा जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इसका मतलब जब मैक्सिमम ईएमएफ को हमने रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो मैक्सिमम करंट बन गया, तो ईएमएफ होगी, एक्सप्रेशन होगी हमारे पास आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये जो इक्वेशन है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो वोल्टेज यानी कि जो करंट होता है वो वोल्टेज के फेज से पाई बाई 2 आगे होता है, क्योंकि वोल्टेज का फेज था ओमेगा टी और करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि वोल्टेज के फेस में हमने कितना जोड़ दिया है, पाई बाई 2 जोड़ दिया है। क्लियर हो गया ये बात? हाँ भाई, शिव कुमार, बता दिया करो बेटा। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई है आई नोट, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इस एक्सप्रेशन से हम देखते हैं कि करंट और ईएमएफ जो है दोनों में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। करंट आगे है, यानी कि करंट जो है, करंट लीड्स ईएमएफ बाई पाई बाई 2। करंट ईएमएफ से पाई बाई 2 की लीड करता है। मतलब कहने का ये है कि अगर ईएमएफ ऐसे चलती है तो करंट यहाँ से शुरू हो जाएगा, आगे से पाई बाई 2 आगे चलता है करंट, लेकिन ईएमएफ के एम्पलीट्यूड से थोड़ा सा कम एम्पलीट्यूड होगा उसका। इस टाइप में, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ जो है वो पीछे है, तो इसका मतलब पहले करंट की साइकिल चलाएंगे हम, फिर ईएमएफ की शुरू होगी। ऐसे ये हमने पहले करंट की साइकिल है,
मतलब करंट जब अपनी आधी साइकिल कंप्लीट कर लेगा तब ईएमएफ की साइकिल स्टार्ट होनी है, लेकिन ये होती है ज़्यादा, ऐसे। एम्पलीट्यूड तो ईएमएफ का ज़्यादा ही होता है। तो ये है साइकिल किसकी, ईएमएफ की, और ये है करंट की। और इकट्ठा करें तो ये बन जाएगा कि भाई करंट जो है वो आगे है, ये करंट की साइकिल है, और ये ईएमएफ की साइकिल है। ईएमएफ है वो π/2 पीछे है। मतलब अगर करंट हमारा एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ अगर हमने करंट लिया है तो ईएमएफ π/2 पीछे, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मिलेगी ईएमएफ। इधर ईएमएफ हो, वोल्टेज की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, करंट की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। साइकिल के अकॉर्डिंग ऐसे हो। और रही बात इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला ये आया था, x = 1/ωc, यानी कि x = 1/2π/c। तो कैपेसिटिव ये तो सब कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है इंडक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जिस सर्किट की फ्रीक्वेंसी कम उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा, मतलब कम फ्रीक्वेंसी के करंट को ये ब्लॉक करता है। यानी कि डीसी में कभी भी कैपेसिटर नहीं लगाया जाता, क्योंकि न्यू डीसी हमने बताया था 0 होती है, इसलिए एक्सी की वैल्यू हो जाती इन्फिनिटी। और हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ये पास कर देता है, और कम फ्रीक्वेंसी एसी को ये ब्लॉक कर देता है। तो ये अगर ग्राफ देखें कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगा, तो भाई ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे वेरी करेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो घटेगा।